we want extra, then we have to do extra. Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy. मैं हूं आप सभी का अपना डॉक्टर श्रीकांत वर्मा. In this session, we are going to talk regarding the pleura and lung. Yes, lung cancer is one of the most common cancer in the world. इसलिए लंग के बारे में जानना बहुत जरूरी. समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके. इस पोर्शन में हम यूनिट इंट्रो देखेंगे प्लूरा और प्लूरल रिसेस के बारे में. वी विल लर्न रिगार्डिंग द लंग्स. वी विल सी द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स. हम क्लिनिकल इंटीग्रेशन करेंगे. फिर एज यूजुअल हम फोकस एरिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लंग की कवरिंग के साथ प्लूरा के साथ. यस, वी आर गोइंग टू लुक फॉर द प्लूरा. आखिर ये प्लूरा होती क्या चीज है? रिमेंबर, इट इज एनवेलप ऑफ लंग. ये लंग का लिफाफा है, विच इज लाइंड बाय मीजोथीलियम. यस, ये मीजोथीलियम से एक लाइनिंग लिए हुए होता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द प्लूरा. तो दो लेयर आपको देखने के लिए मिलेंगे. एक है हमारा पैराइटल लेयर और दूसरा है हमारा विसरल लेयर. एग्री सर? एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम करते हैं. सपोज दिस इज अवर राइट लंग. ओके सर. सो you can observe the left side lung. Yes sir, this is the left lung with the cardiac notch and here is a lingula. अब इसमें आप देखेंगे प्लूरा. तो प्लूरा जो है उसका विसरल लेयर लंग से बहुत अच्छे से फर्मली अटैच होता है, which cannot be separated from the lung. So this is our visceral pleura layer firmly attached to the lungs. एग्री. और फिर बाहर में आपको मिलेगा पैराइटल प्लूरा का लेयर. यस, विच कैन बी सेपरेटेड इजिली. ओके सर, तो ये ग्रीन कलर से हमने शो कर दिया पैराइटल प्लूरा. फाइन. नाउ you can easily observe nomenclature. Sir, this is our right lung. Here is left lung. अब आप यहां पर देख रहे हैं this is the outer layer parietal pleura. ये जो parietal pleura है ये फाइब्रस नेचर का होता है, कोलेजन रिच होता है, स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्शन करता है हमारे लंग्स की. दूसरा एमसीक्यू, यस, ये फाइब्रस होता है और ये प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जबकि हम बात करते हैं विसरल प्लूरा की. सर, दिस ब्लू कलर लेयर फॉर्मली अटैच्ड, दिस इज द विसरल प्लूरा. ये जो विसरल प्लूरा है, एमसीक्यू, सर, इट इज फॉर्मली अटैच्ड टू लंग्स. एमसीक्यू. दूसरी चीज, इट इज मेड बाय मीजोथीलियम. अब सवाल ये है कि सर ये मीजोथीलियम क्या है? हिस्टोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करते हैं. कैच दिस पॉइंट. सपोज दिस इज अवर बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके सर, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लैट स्क्वेमस इपिथीलियम लोकेटेड रहते हैं. फ्लैट स्क्वेमस इपिथीलियम, यस, मैं हिस्टोलॉजी पोर्शन बताऊंगा. दे आर हैविंग द न्यूक्लियस विच इज पैरेलल टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. एग्री सर? और इसकी प्रॉपर्टी है कि ये थिन वाटर सीरस लाइक सिक्रेशन कर रहे हैं. करेक्ट सर? सो यू कैन ऑब्जर्व दिस पॉइंट ब्यूटिफुली. यस, what you have to remember, sir, this is basement membrane over which the flat squamous epithelium is located, and you can observe it is doing the serous water like fluid secretion. तो ऐसे स्क्वेमस इपिथीलियम को जो सीरस फ्लूइड पानी जैसा सिक्रेशन करते हैं, इनको हम कहते हैं बेटा मीजोथीलियम. यस सर, इट इज अवर नथिंग, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द अवर मीजोथीलियम.
अब सवाल ये है कि ये मीजोथीलियम कहां कहां पाया जाता है? सर रिमेंबर दिस मीजोथीलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लिनिकल इंटीग्रेशन करते हैं। इफ देर इज अ ट्यूमर ऑफ दिस मीजोथीलियम देन इट इज नोन एज मीजोथीलियोमा। एग्री सर? So this is the very very important point. Now try to understand. Yes, what is a mesothelioma? The ट्यूमर ऑफ द मीजोथीलियम इज द मीजोथीलियोमा। तो इसलिए हमको ये जानना है कि ये मीजोथीलियम कहाँ पाया जाता है, क्योंकि मीजोथीलियोमा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पैथो और मेडिसिन का। रिमेंबर दिस मीजोथीलियोमा इज मोस्ट कॉमनली सीन विद द एस्बेस्टोसिस। एमसीक्यू। और आप पढ़ेंगे कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ दिस मीजोथीलियोमा इन एस्बेस्टोसिस इज डायफ्रैग्मेटिक पोर्शन ऑफ द प्लूरा। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ये डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा क्या चीज है, इसलिए इसे लर्न करना जरूरी। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर सर, दिस काइंड एक और चीज कि ऐसा मीजोथीलियम कहां कहां पाया जाएगा, हम पढ़ेंगे पेरिकार्डियम में। यस, हम देखेंगे अपने पेरिटोनियम में और इवन साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट। एक और चीज कि ये फ्लूइड कहां होता है सर, दिस फ्लूइड इज गेटिंग एक्यूमुलेशन इन बिटवीन दिस टू लेयर्स ऑफ द प्लूरा। सर दिस इज अवर यस फ्लूइड। प्लूरा में है तो प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियम में है तो पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियम में तो पेरिटियल फ्लूइड, और अगर जॉइंट में है तो साइनोवियल फ्लूइड। ओके सर, नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस क्लासिफिकेशन अगेन। सर देयर इज अवर प्लूरा, हमने देखा दो टाइप सर, वन इज अवर पैराइटल प्लूरा एंड अनदर इज विसरल प्लूरा। फिर से स्टडी पर्पस के लिए पैराइटल प्लूरा को चार पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट विच इज इन द नेक पार्ट सर्वाइकल प्लूरा, नेक्स्ट जो रिब के साथ रिलेटेड है कॉस्टल प्लूरा, अगला जो हमारे मीडियास्टाइनम के साथ रिलेटेड है दैट इज सिंपली द मीडियास्टाइनल प्लूरा, और लास्ट जो डायफ्राम के ऊपर है दैट इज सिंपली द डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा। समझने के लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। चलिए, सी हियर, सपोज दिस इज अवर लंग। एग्री सर? इस लंग के चारों ओर आपको मिल गया पैराइटल प्लूरा। हम विसरल प्लूरा को शो नहीं कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से चिपका हुआ है। नाउ कैच दिस पॉइंट सर, देयर इज द लोकेशन ऑफ द क्लेविकल, द ब्यूटी बोन, लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। करेक्ट सर। तो इस क्लेविकल के ऊपर वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है सर, दिस इज अवर सर्वाइकल यस प्लूरा, जो गले में है अबाउट द क्लेविकल, फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैराइटल प्लूरा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इस तरफ लैटरल साइड में हमारे यस देयर इज अ लोकेशन ऑफ द रिब्स, तो इधर रिब्स होते हैं। सो दिस पार्ट ऑफ द प्लूरा इज रिलेटेड विद द रिब्स, इसलिए इस पोर्शन को हम कहेंगे सर कॉस्टल प्लूरा। एग्री सर? इसी तरीके से ये जो सरफेस है द स्पेस बिटवीन द टू प्लूरा, इंटरप्लूरल स्पेस, इसको मीडियास्टाइनम कहते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज अवर मीडियास्टाइनल प्लूरा। एग्री सर? और इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये नीचे वाला पार्ट डायफ्राम के ऊपर रखा हुआ होता है। सो दिस इज अवर यस डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा। ओके सर, सो दीज आर द 1 2 3 and 4 parts of the pleura. Agree? Now we are going to look for the our next thing, that is the pulmonary recess. अगला टॉपिक है pulmonary recess। तो रिसेस का मतलब होता है खाली जगह, तो हमारे लंग में इन प्लूरा के बीच में खाली जगह है, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। यस, देयर आर द टू पल्मोनरी रिसेसेस, वन इज इन बिटवीन द कॉस्टो मींस रिब और डायफ्राम, दैट्स व्हाई कॉस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस। ये वर्ड आपको अक्सर क्लिनिकल में सुनने के लिए मिलेगा। यस, इन शॉर्ट हम इसको CDR से शो कर रहे हैं। दूसरा जो है वो हमारा है कॉस्टो यस मीडियास्टाइनल रिसेस।
तो ये है हमारा CMR, कॉस्टोमीडियस्टाइनल रेसेस, जो हमारे रिब और मीडियस्टाइनम के बीच में है। नाउ वी आर गोइंग टू डू अनदर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अगेन। सपोज दिस इज अवर राइट लंग, हियर इज अवर लेफ्ट लंग, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ओके सर, हमको पता है कि अंदर में यस ये चिपका हुआ है विसरल प्लूरा से। यू कैन नॉट अटैच, यू कैन नॉट सेपरेट द विसरल प्लूरा फ्रॉम द लंग। ओके सर, और बाहर में हमको नजर आया था सर पैराइटल प्लूरा। एग्री बेटा? यस सर, ये हो गया हमारा पैराइटल प्लूरा। अब समझने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों के बीच में है हमारा इंटरप्लूरल स्पेस, यस, और यहां पर भरा हुआ है प्लूरल फ्लूइड, जो फ्रिक्शन को कम करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, यस सर, प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके सर, तो यहां पर आपको एक वाइड स्पेस नजर आता है। यस, दिस वाइड स्पेस इज अवर कॉस्टो डायफ्रैग्मेटिक रेसेस। यस सर, दिस इज कॉस्टो डायफ्रैग्मेटिक रेसेस। क्यों? क्योंकि इधर रिब है और इधर डायफ्राम है, तो इन दोनों के बीच का स्पेस, रिब और डायफ्राम के बीच का स्पेस, कॉस्टो डायफ्रैग्मेटिक रेसेस। समझते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। रिमेंबर दिस लोअर बॉर्डर ऑफ अवर लंग इज एंडिंग एट एट्थ रिब। MCQ. While this lower border of the pleura is ending at 10th rib. MCQ. Yes, किधर? राइट साइड की बात कर रहे हैं। सो दिस इज वन वाइड स्पेड कॉस्टो डायफ्रैग्मेटिक रेसेस, क्लिनिकल, जो 8th रिब और 10th रिब के बीच में है। तो इसलिए अगर मान लो प्लूरा में इफ्यूजन हो गया, यस, दैट इज अवर प्लूरल इफ्यूजन, या फिर आप बोल सकते हैं हीमोथोरेक्स, पायोथोरेक्स, यहां पस जमा हो गया, खून जमा हो गया, तो हम अपने निडल को 8th इंटरकॉस्टल, 8th रिब के ठीक नीचे इंसर्ट करेंगे और इस पस को बाहर निकाल लेंगे। ओके, सो रिमेंबर दिस इज अवर सेम थिंग जो हम पढ़ चुके हैं सर, थोरेको सेंटेसिस विच इज डन इन द 8th इंटरकॉस्टल स्पेस। MCQ। गेटिंग द पॉइंट? अब इसी तरीके से हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं सर, हियर इज द पोजीशन ऑफ द लंग, आवर हार्ट। यस, दो प्लूरा के बीच में जो स्पेस है वो इंटरप्लूरल स्पेस कहलाता है। तो यस, दिस इज इंटरप्लूरल स्पेस या मीडियस्टाइनम कहलाता है। तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, करेक्ट सर, दिस इज द स्पेस इन बिटवीन द रिब्स। आगे रिब है और यहां मीडियस्टाइनम है, तो इसको हम कहेंगे कॉस्टोमीडियस्टाइनल रेसेस। याद रखेंगे कि ये जो कॉस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस है ये लैटरली है, लेकिन कॉस्टोमीडियस्टाइनल रिसेस ये एंटीरियरली होता है। यस, इट इज इंपॉर्टेंट स्पेस, मेनी टाइम्स वी हैव टू गो फॉर द कॉस्टोमीडियस्टाइनल रिसेस आल्सो। ओके सर, सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द अवर टू रिसेसेस। नाउ वी आर गोइंग टू सी रिगार्डिंग द क्लिनिकल पॉइंट्स। यस, पहली चीज प्लूरल इफ्यूजन, abnormal excessive accumulation of the fluid in between the two layers of the pleura, pleural effusion, जिसके लिए हमको थोरेकोसेंटेसिस करना पड़ता है। इसी तरीके से कभी कभी ब्लड का जमावड़ा हो जाता है, यस, ब्लड जमा हो जाता है तो इसे हम हीमोथोरेक्स, पस जमा होता है तो पायोथोरेक्स, जब एयर जमा हो जाता है तो न्यूमोथोरेक्स। हीमो मीन्स ब्लड, पायो मीन्स पस, न्यूमो मीन्स एयर। Now we are going to talk regarding the nerve supply of the pleura. Sir, there are the two parts of the pleura. एक हमने देखा parietal pleura, दूसरा हमने देखा visceral pleura। याद रखेंगे कि parietal pleura जो है वो सोमैटिक नर्व से सप्लाई होता है, जबकि विसरल प्लूरा जो है वो यस विसरल नर्व, यानी कि आप कह सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से सप्लाई होता है। रिमेंबर ऑलवेज दिस अवर सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्व, दे आर पेनफुल, यहां दर्द का एहसास होता है, लेकिन विसरल नर्व जो होते हैं, विसरा जो होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम जो होता है, यहां दर्द का एहसास नहीं होता। दिस इज अवर पेन लेस। MCQ।
आगे की बात, ये जो सोमेटिक नर्व होते हैं ये कौन है सर? इंटरकॉस्टल नर्व और इसके साथ में फ्रेनिक नर्व। बेटा याद रखेंगे, फ्रेनिक नर्व इज द नर्व ऑफ द डायफ्राम। ये भी हमारे प्लूरा के कुछ पार्ट को सप्लाई करती है और इसका रूट वैल्यू हमेशा पूछा जाता है। एक इसके लिए पोयम याद रखेंगे, 3, 4, 5 keeps the diaphragm alive. So this is the C3, C4, C5 which is keeping the diaphragm alive. अगर ये फ्रेनिक नर्व गया, ये C3, C4, C5 गया, तो डायफ्राम की पैरालाइसिस तो आदमी सांस नहीं ले पाएगा और ब्रीदिंग ना हो पाने के कारण उसकी डेथ हो जाएगी। सो डोंट फॉरगेट द रूट वैल्यू ऑफ द फ्रेनिक नर्व C3, C4, C5। नेक्स्ट, अब हम विसरल नर्व की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसे आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, द पैरा सिंपैथेटिक एंड अनदर इज अवर, यस यू कैन रिमेंबर द सिंपैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व दैट इज वेगस, जबकि सिंपैथेटिक नर्व T2 to T5। So MCQ and MCQ. So these are the points regarding the nerve supply of the pleura. Now we are going to talk regarding the our bronchial tree pattern. Okay sir, याद रखेंगे हमने अपने हेड नेक पोर्शन में देखा था कि लैरिंग्स ends at C6 and trachea begins at C6, you can say cricopharyngeal junction। साथ में pharynx ends at the C6 and esophagus starts at the C6। यस सर, हमने देखा था। तो इस लेवल पर ये हमारा ट्रैकिया जो है वो स्टार्ट होता है, ब्रोंकियल ट्री स्टार्ट होता है C6 वर्टिब्रल लेवल पर। याद रखेंगे इसका एक्सटर्नल डायमीटर जो है सिर्फ 2 सेंटीमीटर होता है, यस सर, जबकि इसका इंटरनल डायमीटर जो है वो 1 to 3 ईयर्स, 1 से लेकर के 3 साल तक में सिर्फ 3 mm होता है। MCQ, बाहर से अगर मेजर करेंगे तो 2 सेंटीमीटर, लेकिन अंदर अगर आप मेजर करेंगे तो 3 साल तक ये 3 mm होता है। देन ईच ईयर, यस सर, देन ईच ईयर इसमें +1 मिलीमीटर का इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप कहेंगे कि 4 ईयर में 4 मिलीमीटर, 5 ईयर में 5 मिलीमीटर हो गया, यस, 6 ईयर में 6 मिलीमीटर हो गया, और इस तरीके से आपको ये 12 ईयर में 12 मिलीमीटर डायमीटर नजर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? पीडिया में, यस, इंट्यूबेशन करने के लिए। सो दिस ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन विद द आवर पेडियाट्रिक्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप ट्रेकिया को ऑब्जर्व करेंगे तो सर ये विंड पाइप भी कहलाती है। ये ट्रेकिया आ रहा है और फिर ये राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होता है। जब आप बाहर से देखेंगे तो इसमें सी शेपेड कार्टिलेज नजर आते हैं, पीछे से इनकम्प्लीट होता है। तो जब इसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, आप देखेंगे कि सी शेपेड कार्टिलेज ये एंटीरियर पार्ट है सपोज, यस सर, और पीछे की तरफ आपको एक मसल मिलेगी, दैट इज अवर ट्रैकियलिस मसल। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के FMG 2021 में, सर दिस इज अवर सी शेपेड कार्टिलेज। बिल्कुल याद रखना कि ये हाइलिन कार्टिलेज का एग्जांपल है। MCQ हिस्टोलॉजी में हम देखेंगे। नाउ लुक हियर, दिस इज अवर मसल, विच मसल सर? दिस इज ट्रैकियलिस मसल। एग्री सर? समझने की कोशिश कीजिए कि यहीं इसके ठीक पीछे में, यस सर, you will be able to see just behind to it there is our esophagus which is collapse structure। Agree? तो जब इसमें फूड मटेरियल जाता है तो ये एक्सपांड होता है, और अच्छा है कि सामने मसल है। अगर यहां पर भी कार्टिलेज होता तो जब भी हम स्वेलविंग करते तब सी शेपेड कार्टिलेज टूटता चला जाता। सो रिमेंबर दिस फैक्ट, ओके? यस, अगर आपको याद हो तो हमने एक और चीज देखी थी अपने हेड नेक पोर्शन में कि इसके भी पीछे हमको वर्टिब्रा नजर आता है, और हमने एक फनी निमोनिक क्रिएट किया था, VOT। यस सर, VOT,
V फॉर वर्टिब्रा, O फॉर इसोफेगस, T फॉर ट्रेकिया। तो ये सीक्वेंस हमने देखा था, सबसे पीछे वर्टिब्रा, उसके आगे इसोफेगस, उसके आगे ट्रेकिया। गेटिंग द पॉइंट। और हमने निमोनिक क्रिएट किया था वोट। पुराने नेता कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन आज के नेता कहते हैं तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बर्बादी दूंगा। सो दिस इज द वन वेरी वेरी गुड काइंड ऑफ द फनी निमोनिक। यस, हमने एक और चीज देखी थी कि फेशिया जो वर्टिब्रा के आगे है प्री वर्टिब्रल फेशिया, फेशिया जो ट्रेकिया के आगे है प्री ट्रेकियल फेशिया। चलिए इसको भी इंटीग्रेट करते हैं, प्री वर्टिब्रल फेशिया एंड द प्री ट्रेकियल फेशिया। एग्री सर। अब रेडियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट, अगर कोई स्वेल्विंग कर लेता है कोई क्वाइन को, बच्चों में एक टेंडेंसी होती है कि वो सिक्का निकल जाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सिक्का अगर मान लो ईसोफेगस में जाएगा तो वो ऐसे फ्लैट रह जाएगा, लेकिन ट्रेकिया में जब वो जाएगा तो उसके पास ज्यादा स्पेस एंट्रोपोस्टीरियर होता है। तो ये रेडियोलॉजी का एक बहुत ही बढ़िया सा इंटीग्रेशन है। रिमेंबर दिस फैक्ट दैट इफ द क्वाइन इट इज इन ईसोफेगस, करेक्ट सर। तो ईसोफेगस में इसका अपीयरेंस जो है वो आपको कैसा नजर आ रहा है सर? इट इज राउंडेड, सर इट इज राउंडेड क्वाइन। कहां से? फ्रॉम फ्रंट, आगे से देखेंगे तो ये गोल नजर आएगा, जबकि अगर ये क्वाइन हमारा सर ट्रेकिया में चला गया तो ये आपको ऐसा सामने से फ्लैट नजर आएगा सर। इट विल एपियर फ्लैट, so it will appear just in such kind of the way flat. So you will see sir there is our flat coin from anteroposterior view. Getting the point? आप याद कर सकते हैं कि हाँ भाई ईसोफेगस का ओ आपको यहां पर नजर आ रहा है, जबकि ट्रेकिया का टी, सर ट्रेकिया का टी वर्टिकल है तो वो आपको यहां पर नजर आ रहा है। सर दिस इज अवर टी। फाइन, आप याद रख सकते हैं कि फ्लैट टी वर्ड इसमें यूज हुआ है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन रिमेंबर। इसके अलावा हमने यहां पर ट्रेकियलिस मसल देखा। यस सर, ट्रेकियलिस मसल, तो इसे हम फार्मा और मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट करते हैं इस ट्रेकियलिस में। यस, ये स्मूथ मसल का एग्जांपल है, इसमें बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी हम बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं, यस सर वी आर गिविंग द बीटा 2 एगोनिस्ट, तो जब हम बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं तो ये जो स्मूथ मसल है वो रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाता है। साइक्लिक एएमपी का जो लेवल बढ़ता है तो वो क्या करता है? स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। तो ये जो आपका ट्रैकियलिस मसल है, ट्रैकियलिस मसल ये रिलैक्स करता है, तो ब्रोंको डायलिटेशन आपको देखने के लिए मिलता है। यस सर, देयर इज द अवर ब्रोंको dilatation, which is our treatment of COPD asthma. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीटा 2 एगोनिस्ट यू विल लर्न इन द फार्मा एंड द मेडिसिन लाइक द सालब्यूटामॉल, सालमेटरॉल, दिस ऑल द डिफरेंट ड्रग्स। यस, सालब्यूटामॉल etc drugs. Getting the point? So these are the points regarding the our beginning part of the bronchial tree. Now we are going to do the diagrammatic presentation of respiratory tree. समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज ये हमारा ट्रैकिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अवर C6 क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन पार्ट, देन इट इज डिवाइडिंग इनटू द प्राइमरी ब्रोंकस जो लंग को सप्लाई करता है। रिमेंबर द राइट ब्रोंकस इज शॉर्टर एंड वाइटर, छोटा है लेकिन मोटा है, याद रख सकते हैं। लेफ्ट वाला उल्टा, लंबा है लेकिन पतला है। ओके, अब राइट साइड में 3 लोब होते हैं, तो ये 3 सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है और फिर ये लंग के छोटे छोटे सेगमेंट्स को सप्लाई करते हैं जिसको ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कहते हैं। तो फिर से ये टर्शरी ब्रोंक्यूल में डिवाइड होते हैं। जस्ट एक सिंपल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों के लिए। फाइन, so now you can see this is the way of division on the right side. ये है प्राइमरी, फिर ये आप देख रहे हैं सेकेंडरी ब्रोंक्यूल और फिर आप देख रहे हैं टर्शरी ब्रोंक्यूल। करेक्ट सर, फाइन।
यस, दीज ऑल आर अवर टर्शरी ब्रोंक्यूल, जो हमारे लंग के ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स को सप्लाई करते हैं। ये एमसीक्यू आ चुका है। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, दे आर सप्लाइड बाय विच स्ट्रक्चर, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल। आंसर है टर्शियरी ब्रोंक्यूल। आगे लेफ्ट साइड में ये प्राइमरी ब्रोंकस आया और लेफ्ट में दो लोब हैं, इसलिए ये दो सेकेंडरी ब्रोंक्यूल में डिवाइड हुआ और फिर उसके बाद हर एक में आपको 5-5 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो ये फर्दर 5 टर्शरी ब्रोंक्यूल में डिवाइड होता है। एग्री सर। अब यहां से एक और क्वेश्चन, सर दिस जंक्शन where there is the division of our trachea into the two primary bronchus, this is known as mother of तैमूर। ये तैमूर की मम्मी है कौन? करीना। एक्चुअली ये करीना नहीं है, ये कैरीना है। सो जस्ट टू रिमेंबर, वी आर मेकिंग वन फनी नेम, कैरीना। यस, करीना है जिसे हम कैरीना कहते हैं एक्चुअली। यस सर, कैरीना, दिस इज द कैरीना। तो ये जो कैरीना होता है, दिस इज द साइट फॉर द कफ रिसेप्टर। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी का पॉइंट है कि अगर कोई फॉरेन बॉडी यहां पर आती है तो ये कफ रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और उसको खांसी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। यस, नाउ कैच विद अवर पैथोलॉजी एंड द रेडियोलॉजी। अगर मान लो लंग में इंफेक्शन होता है, यस, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल का इंफेक्शन हुआ तो पूरे लोब का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये लोबार निमोनिया कहलाता है। यस सर, गेटिंग द पॉइंट। और वहीं पर जब टर्शरी ब्रोंक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होगा, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इस कारण आप लोब्यूलर निमोनिया देखते हैं। यस, दिस इज अवर पैथो medicine conceptual brainstorming integration. Now we are going to look this image. You can observe here, sir, this is our trachea, जो कि कैरिना के पास आया और फिर यस प्राइमरी ब्रोंक्यूल में डिवाइड हुआ, फिर ये सेकेंडरी ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो रहा है। यू कैन सी, यस सर, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। ओके, और फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पर ये टर्शियरी ब्रोंक्यूल दे रहा है। यस सर, दीज आर द टर्शियरी ब्रोंक्यूल सप्लाइंग द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। कैच दिस पॉइंट दैट दिस इज अवर मेन ब्रोंकस, देन लोबार ब्रोंकस, finally it is dividing into the segmental bronchiole. Yes, you can see the bronchiole portion, segmental bronchiole, further it is dividing into the terminal bronchiole. Correct sir. Now catch this point, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल और भी फर्दर डिवाइड होते हैं और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनाते हैं। नाउ दिस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, दे आर सप्लाइंग द अवर एल्वुलर पार्ट, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। सो दिस इज सिंपली अवर एल्वुलर डक्ट। यस सर, दिस इज एल्वुलर डक्ट। अब आप देखते हैं कि ये एल्वुलर डक्ट फर्दर एल्वुलर सैक को सप्लाई करता है। सो दिस इज अवर लार्ज मास एल्वुलर सैक। इसके एक यूनिट को, एक छोटे से यूनिट को हम एल्वियोलाई कहते हैं और इसके अंदर की जो कैविटी रहेगी सर, इसको हम एंट्रम कहते हैं। क्यों हम देख रहे हैं? यू हैव टू लर्न इन योर फिजियोलॉजी द पार्ट वेयर द गैसेस एक्सचेंज ऑकर्स, दैट इज नोन एज अवर सर रेस्पिरेटरी यूनिट। MCQ. So with the physiology you can make proper integration. याद रखेंगे कि ये रेस्पिरेटरी यूनिट है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है और इसके ऊपर वाले जो पार्ट हैं, दीज आर अवर यस कंडक्टिंग यूनिट, यू कैन से। एग्री सर। नाउ वी आर गोइंग टू लुक फ्यू अवर अपडेट्स फ्रॉम द ग्रेस एनाटॉमी 42nd एडिशन, पेज नंबर 996। तो हमारी बॉडी में लगातार चेंजेस हो रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि ट्रेकिया का बाइफर्केशन लोअर बॉर्डर यस T45 जंक्शन में होता है
यस। फिर उसके बाद ऐसा भी था कि लोअर बॉर्डर द T4 आंसर था, लोअर बॉर्डर द T4, T4 T5 जंक्शन। लेकिन मिर्जा लिली नाम का एक आदमी आया, एक एनाटॉमिस्ट आया, उसने अपने दोस्तों के साथ डाइसेक्शन किया लगभग 153 बॉडी में, और उसने ऑब्जर्व किया कि अब ट्रेकिया का जो बाइफर्केशन है वो अपर हाफ ऑफ द T6 में हो रहा है, और स्टडी में उसने देखा लेवल एट विच द ट्रेकिया बाइफर्केट्स अपीयर्स टू मूव इंफीरियरली ऑन एन एवरेज बाय मीन ऑफ 3 mm पर डिकेड। मतलब ट्रेकिया का जो बाइफर्केशन है वो हर 10 साल में 3 mm नीचे जा रहा है। पहले ये लोअर बॉर्डर T4 में था, फिर ये T4 T5 जंक्शन में हुआ। यस, ओके। अब ये T6 तक पहुंच गया। यू कैन सी हियर, ये टेबल आप देख सकते हैं, पेज नंबर 995 42nd एडिशन। तो आप यहां पर देख रहे हैं ट्रेकियल बाइफर्केशन 153 बॉडी में 46%, मतलब लगभग 50% आप बोल सकते हैं कहां पर बाइफर्केशन हो रहा है, अपर हाफ ऑफ द T6। ओके, यस, T4 में भी होता है, T4 T5 जंक्शन में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम पर्सन में आजकल ये बाइफर्केशन आपको अपर हाफ ऑफ द T6 में नजर आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट बेटा? तो आपको याद रखना है कि हाँ भाई, चेंजेस हो रहे हैं। और मजेदार तरीके से ऐसा भी कि पहले ये T4 T5 जंक्शन में था, ये पहले लोअर बॉर्डर T4 में था, फिर T4 T5 जंक्शन में हुआ, अब T6 में हो रहा है। एक टाइम आएगा कि ये एब्डोमेन में होगा, फिर उसके बाद ये हमारे पेल्विक कैविटी में होगा, फिर फेमोरल ट्रायंगल में होगा, फिर पॉप्लिटेल फोसा में। हर 10-10 साल में ये 3 mm खसक रहा है, फिर आर्चेस ऑफ फुट में होगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हमारे फुट के नीचे बाइफरकेट होगा। ऐसा नहीं है, जस्ट एक जोक मार रहे हैं, याद रखेंगे। ये 10 ईयर चैलेंज है, कुछ समय पहले 10 ईयर चैलेंजेस करके हमारे अलग अलग व्हाट्सएप सोशल मीडिया में आए थे। तो एक्चुअल 10 ईयर चैलेंज ये है कि हर 10 साल में 3 mm ट्रैकियल बाइफर्केशन शिफ्ट हो रहा है। एक अपडेट आप सभी लोगों के लिए, इसलिए अपर हाफ ऑफ द T6 ये बेटर आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू द ग्रेस एनाटॉमी। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द लंग्स पार्ट। Now we are going to see our main respiratory organs, lungs. You can observe the right lung. Yes, राइट लंग में बेटा आप देख रहे हो कि एक ऑब्लिक फिशर है, एक हॉरिजॉन्टल फिशर है, जो हमारे राइट लंग को अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब में डिवाइड करता है। करेक्ट सर। और जबकि अगर हम लेफ्ट लंग को देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ऑब्लिक फिशर आपको नजर आती है, जो हमारे लेफ्ट लंग को अपर लोब और लोअर लोब, जिसको हम बेसल लोब कहते हैं, इसमें डिवाइड करती है। आप यहां पर देखेंगे, यस दिस इज द बेसल लोब पार्ट। इसमें आपको एक स्पेस नजर आ रहा है जहां पर हार्ट को एकोमोडेट किया जाता है। सर दिस इज अवर यस कार्डियक नॉच, जो लेफ्ट लंग में पाया जाता है। इसी तरीके से एक फ्री टंग की तरफ फ्री मोबाइल पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज लिंगुला। एग्री? इसके अलावा दोनों लंग में आपको एपाइकल पोर्शन एपेक्स नजर आते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम बेस कहते हैं। ओके सर, नाउ we are having the clear concept for this lungs. These are the differences between the right and left lung. Now we are going to see the important thing, that is the mediastinal surface of the lung. तो आप यहां पर देख रहे हैं लंग में ये एपेक्स पार्ट है। यस, अगर मान लो आपको 3 लोब दिखे तो राइट लंग, दिस इज द राइट लंग पार्ट, और यहां पर आपको नीचे में बेस ऑफ द राइट लंग दिख रहा है। You can observe easily this is our pulmonary hilum. ओके सर, यहां से स्ट्रक्चर अंदर घुसते हैं और बाहर निकलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर कौन कौन से इंप्रेशन होते हैं। सो इफ यू विल ऑब्जर्व केयरफुली, यू कैन सी द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम फ्रंट टू द बैक। यू कैन ऑब्जर्व द 3 स्ट्रक्चर्स, 1 2 एंड हियर इज अ 3। सबसे पहले ये याद करते हैं, what are these 3 different structures? Remember, this front one structure is vein, then behind to this vein you will find the artery, and then you are getting the bronchus. तो जिस तरीके से हम अभी तक VAN याद कर रहे थे, वैसा ही अब लंग में हमको VAB याद करना है। एंड दिस रिलेशन इज फ्रॉम फ्रंट टू द बैक साइड। यस, ये रिलेशन एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है। यू कैन सी दिस इज अवर एंटीरियर बॉर्डर, और ये है पोस्टीरियर राउंडेड बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर इज शार्प। ओके सर, अब सवाल ये है कि ये कौन कौन से VAB हैं। रिमेंबर दिस V इज अवर पल्मोनरी वेन।
ये ए से कुछ और नहीं है सर, दिस इज अवर यस आर्टरी. विच आर्टरी सर? पल्मोनरी artery. And then you can see the B for bronchus. Sir, this is our bronchus. क्योंकि ये bronchus हमारे pulmonary artery के ऊपर है, इसलिए इसको हम बेटर कहेंगे this is located below the artery. इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइपो, या फिर आप बोल सकते हैं हाइप आर्टेरियल ब्रोंकस. यस, ये नीचे है, इसलिए इसको हाइप वर्ड से हम शो करेंगे. दिस इज द हाइपो आर्टेरियल ब्रोंकस. नाउ कैच दिस पॉइंट. यस, यहां पर आपको इस ब्रोंकस का एक और पोर्शन दिख रहा है जो आर्टरी के ऊपर है. यस, you can easily observe this portion. This is above the our artery. तो इसलिए अब इसका नाम देते हैं सर, दिस इज अगेन ब्रोंकस, लेकिन ये है हमारा एप या फिर एपी आर्टेरियल ब्रोंकस. गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके, यस, इट इज अवर एप आर्टेरियल ब्रोंकस. ये आर्टरी के ऊपर है. दूसरा ब्रोंकस का पार्ट जो आर्टरी के नीचे, उसको हम हाइप आर्टेरियल ब्रोंकस या हाइपो आर्टेरियल ब्रोंकस कह रहे हैं. ओके सर, नाउ यू कैन ऑब्जर्व वन मोर स्ट्रक्चर विच इज लोअर मोस्ट इन पोजिशन, दिस वन. तो ये हमारे पल्मोनरी लिगामेंट के पास नीचे की तरफ होता है. ये है हमारा फिर से एक वेन. हर लंग में दो पल्मोनरी वेन होते हैं सर. दिस इज अवर वन अनदर पल्मोनरी वेन. ओके सर, फाइन. सो you can remember this important structure from top to the bottom with the help of one mnemonic also. ये सबसे ऊपर में आपको मिला यस बी ब्रोंकस, इसके नीचे मिला आर्टरी. यस, इसके नीचे मिला फिर ब्रोंकस, और फिर आपको यहां पर मिला वेन. ओके, तो आपका सीक्वेंस हो गया बी ए बी वी फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. सो यू कैन रिमेंबर द relations at pulmonary hilum from top to bottom. Also you can say superior to inferior. इसके लिए एक निमोनिक है, that is very beautiful. भाई अटल बिहारी यस वाजपेयी. ओके, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे इंडिया के बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हुए. उनके नाम पे आप याद रख सकते हैं. बी से ब्रोंकस, ए से आर्टरी, बी से ब्रोंकस, वी से वेन. तो ऊपर वाले ब्रोंकस का क्या नाम देंगे सर? दिस इज अवर यस यू कैन से द एप आर्टेरियल ब्रोंकस. ए से आप क्या बोलेंगे सर? दिस इज आर्टरी, सिंपली द पल्मोनरी आर्टरी. फिर बी से आप क्या बोलेंगे? ब्रोंकस, लेकिन ये नीचे का है, इसलिए बेटर टू से हाइप आर्टेरियल ब्रोंकस. और वी से आप क्या याद रखेंगे? वेन. कौन सा वेन सर? डेफिनेटली द पल्मोनरी वेन. यस, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि रिलेशन क्या होते हैं. करेक्ट. सो दिस इज अवर INICET पैटर्न क्वेश्चन. यू कैन मार्क दिस वन सर. दिस इज अवर INICET. और अगर आपको याद हो तो ये कुछ नहीं है, फर्स्ट MBBS का वाइवा एग्जाम है. ओके, तो सारी चीजें हमारे थ्योरी बुक से फर्स्ट MBBS से रिलेटेड आती है. अगर हमने अपना थ्योरी स्ट्रांग रखा है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखा है, हर एग्जाम पैटर्न क्रैक होता है. सो नाउ लुक हियर वन मोर थिंग. यस, हम यहां पर इसको मेंशन करते हैं, द रिलेशन एंटीरियर टू पोस्टीरियर. सर ये तो VAB है. यस, आगे में वेन है, फिर आर्टरी है, और फिर ब्रोंकस है. ओके सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑल्सो यू कैन सी द मोर इंप्रेशन. जब आप यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आगे की तरफ एक इंप्रेशन नजर आ रहा है. यस, दिस इज अवर राइट लंग. तो हार्ट बीचों बीच में टिल्ट होता है, तो राइट एट्रिया का इंप्रेशन यहां पर आता है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट एट्रियल इंप्रेशन यहां पर आपको दिखाई देगा राइट लंग में. देन यू विल बी एबल टू सी इन our this right atria part there is the opening of yes superior vena cava. So there is the one another impression, superior vena cava coming from the top. Sir, this is our superior vena cava.
और सुपीरियर वेना केवा में ओपनिंग होती है ए जाइगस वेन की. So you can see there is the opening of the A gyrus vein making the arch above the pulmonary hilum. Sir, this is our, yes, you can say A जाइगस वेन. ओके. और इसी तरीके से हमने अपने पिछले सेशन में देखा था, यस, इसी सेशन के पिछले पार्ट में देखा था कि सबसे पीछे में आपको वर्टिब्रा नजर आएगा. वर्टिब्रा के आगे जो इंप्रेशन रहेगा वो ईसोफेगस रहेगा और सबसे आगे में इनके ट्रेकिया का रहेगा. तो वीओटी हमारा निमोनिक था. यस, देयर इज द इंप्रेशन ऑन द बैक साइड बाय द वर्टिब्रा. फिर इसके बाद आपको मिलेगा ईसोफेगस और फिर इसके बाद हमको मिलेगा यस ट्रेकिया. तो आप याद रख सकते हैं निमोनिक वीओटी. गेटिंग द पॉइंट. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर द राइट लंग. अब हम लेफ्ट लंग की बात करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर्स एट आवर पल्मोनरी हाइलम इन लेफ्ट लंग. तो सबसे पहला काम कि हमें ये पहचानना कि एंटीरियर कौन है, पोस्टीरियर कौन है. कैन यू सी दिस इज द शार्प बॉर्डर. तो एंटीरियर बॉर्डर जो होता है वो शार्प होता है. यस सर, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, इट इज द फ्रंट साइड एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर इज राउंडेड. तो ये पोस्टीरियर साइड है. ओके सर. यू कैन ऑल्सो सी इजिली द एपेक्स पार्ट. दिस इज आवर एपेक्स और ये हो जाएगा डायफ्रैग्मेटिक सरफेस बेस. नाउ कैच हियर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. You can see at the pulmonary hilum the structures are, yes, vein, artery, bronchus. VAB is the sequence. So you can catch these things. Here is our vein. Yes sir, this is the vein and this is our artery and here is bronchus. So these are, again you can remember with the mnemonic V A and here you can see the B. Yes. So the sequence is vein. Which vein? Definitely the pulmonary vein. A, artery. Definitely it is our pulmonary artery. And B for bronchus. Yes. So this is the way how you can remember. Now the structures at the pulmonary hilum from top to the bottom, you can remember again with the mnemonic. This is our Atal Bihari Vajpayee. Yes, A and B already we had seen. Only we have to observe this V. Yes sir, this is again vein. Every lung is having the two pulmonary venous opening. So this is our pulmo. Yes sir, this is pulmonary vein. Okay. Again the formula for the left lung from front to back. Sir, same. VAB, vein, artery and bronchus. Yes, यहाँ पर बेटा एपार्टियल ब्रोंकस एंड हाइपार्टियल ब्रोंकस ऐसी कोई चीज नहीं है. while the structures at, yes, pulmonary hilum from superior to inferior. तो आप यहां पर देखेंगे निमोनिक अटल बिहारी वाजपेयी. यहां पर भाई अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहना है. यस, ए फॉर आर्टरी, बी फॉर ब्रोंकस and V for, you can remember this is our vein. Okay, which artery? Definitely pulmonary artery. Which vein? Definitely pulmonary vein. और कौन कौन सी चीजें हैं यहां पर जो इंप्रेशन में क्लियर कट नजर आ रही है? अगेन our heart is at the middle line but it is tilted so that left ventricle is going to the left side. तो यहां पर जो इतना बड़ा आपको डिप्रेशन मिल रहा है, this is nothing, this is the impression due to लेफ्ट वेंट्रिकल. एग्री सर. आप जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा एओर्टा अराइज होता है. यस सर. सो देयर इज आवर असेंडिंग एओर्टा. दिस एओर्टा विल अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इट इज असेंडिंग एओर्टा एंड हियर इज द आर्च ऑफ एओर्टा एंड देन यू कैन ब्यूटीफुली सी दिस इज आवर डिसेंडिंग thoracic aorta impression. एग्री सर. सो दिस इज द impression due to the arch of aorta. This is descending thoracic aorta. Yes,
पीछे में वही वर्टिब्रा, इसोफेजियल आपको इंप्रेशन नजर आएंगे। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑन द मीडियल सरफेस, अगेन it is important for the INI-CET exams. Now another important topic we are going to see, that is our bronchopulmonary segment. Break the name. Broncho, yes, it is related with the our which bronchus? Tertiary bronchiole. Okay sir, so the part of the lung, yes, segment, पार्ट ऑफ द व्हाट? पल्मोनरी सेगमेंट, हमारे लंग का ऐसा सेगमेंट जो टर्शरी ब्रोंकियोल से सप्लाई होता है, इसको हम ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कहते हैं। नाउ कैच दिस पॉइंट, इन राइट साइड हाउ मेनी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स आर देयर? आंसर इज 10। कैसे? सी हियर, सपोज दिस इज अवर राइट लंग, वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द लैटरल साइड, तो इसमें एक आपको हॉरिजॉन्टल फिशर और एक ऑब्लिक फिशर नजर आता है, विच आर डिवाइडिंग द राइट लंग इनटू द अपर लोब। यस सर, दिस इज अवर मिडिल लोब, करेक्ट सर, एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस इज बेसल लोब। ओके सर, 3 लोब। अब इसमें ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जानने के लिए सबसे पहले हम अपर लोब में एक वाई ड्रॉ करते हैं और फिर इसके स्टेम के पैरेलल में एक डंडा खींचते हैं। ओके सर, सो व्हाट आर द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन द अवर अपर लोब? यू कैन सी सर, apical, here is anterior, this is posterior. Yes, bronchopulmonary segment, how many bronchopulmonary segment? 3 in upper lobe of the right side. Remember, this is the lateral view. अब आप यहां पर देखते हैं मिडिल वाले में, सर इन द मिडिल लोब देर इज द ओनली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सर 2 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन मिडिल लोब। नाउ वी आर लुकिंग द बेसल लोब और द लोअर लोब, तो इसके लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल डंडा ड्रॉ करना है और 2 वर्टिकल डंडे ड्रॉ करने हैं। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर, सर दिस इज अवर apical, basal lobe, correct sir, and this is anterior basal, here is lateral basal, this is posterior basal, and याद रखेंगे medial basal is located on the medially, it cannot be seen from the, yes, it is can't seen from दिस लैटरल व्यू। तो इस तरीके से आपने देखा कि बेसल या फिर लोअर लोब में टोटल 5 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। एग्री? तो अगर आप सबको ऐड करेंगे तो 3 + 2 5, 5 + 5 10, सो यू मस्ट रिमेंबर 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन राइट लंग। MCQ. Okay. Now, in your anatomy textbook, you will see the bronchopulmonary segments. These are the segments of the lungs supplied by, aerated by tertiary bronchiole, and these are anatomical, physiological, and surgical, well-defined सेक्टर्स ऑफ लंग। क्यों? क्योंकि एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट की एनाटॉमी टोटली दूसरे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के एनाटॉमी से फ्री है, करेक्ट सर। इसका एक सेगमेंट जो है उसका काम फिजियोलॉजी दूसरे वाले ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट से टोटली इंडिपेंडेंट है, और सर्जिकल वेल डिफाइंड सेक्टर, क्योंकि एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को आप कट करके निकाल दोगे तो दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके टेक्स्ट बुक की कुछ लाइनें हैं जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। Now we are looking for the our left lung bronchopulmonary segment. So suppose this is our left lung, यहां पर कार्डियक नॉच नजर आ रहा है और लिंगुला नजर आ रहा है। एग्री सर? एंड यू कैन सी द ऑब्लिक फिशर, फाइन। लेकिन समझने के लिए हमें एक और डॉटेड लाइन से पार्ट शो कर रहे हैं, लेकिन ये फिशर नहीं है। सो ओनली द 2 lobes you can observe. This is our upper lobe, correct sir, and here is our basal lobe. Agree sir? So you will be able to see same kind of the phenomena। एक y ड्रॉ करो और एक वर्टिकल लाइन y से पैरेलल,
और यहां पर सेम वैसे ही जैसे आपने राइट लंग के लिए किया. सो यू कैन अगेन इजिली क्रैक हियर. सर, दिस इज अवर apical. This is anterior and here is posterior. Yes, 3 bronchopulmonary segments. ओके. लेकिन साथ में लिंगुला के ऊपर आप कहेंगे सुपीरियर लिंगुलर, लिंगुला के पास में यस इंफीरियर लिंगुलर. तो टोटल 3 की जगह में सर टोटल 5 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कहां? इन अपर लोब. सो दिस इज डिफरेंट. जबकि राइट साइड में अपर लोब में सिर्फ 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हमने देखे थे. अब यहां पर बाकी चीजें सेम उसी तरीके से है. सर, दिस इज अवर एपाइकल बेसल, देन यू कैन से एंटीरियर बेसल, lateral basal, posterior basal, and last the medial basal cannot be seen from the lateral view. Okay, so again 5 bronchopulmonary segments in our yes lower lobe. Okay, तो अगर आप देखेंगे तो 5 और 5 कितने हो गए सर? 10 bronchopulmonary segment in लेफ्ट लंग. कहने का मतलब आप जब देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि राइट लंग अपॉन लेफ्ट लंग देयर आर 10/10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स. लेकिन याद रखेंगे कि ग्रेज एनाटॉमी 42 अदर टेक्स्ट बुक दे आर मेंशनिंग दैट समटाइम्स इन लेफ्ट लंग द पोस्टीरियर बेसल एंड द मीडियल बेसल दे आर गेटिंग फ्यूज. तो कभी कभी आपको 10/9 भी मिल सकते हैं, बट 10/10 इज बेस्ट. इवन ग्रेज एनाटॉमी में यह भी कहा गया है कि कभी कभी लेफ्ट लंग में आपको 8 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट भी देखने मिल सकता है. सो इवन देन एक चीज याद रखना चाहते हैं तो 10/10 आप याद रखेंगे. नाउ we are going to see one diagrammatic presentation for the bronchopulmonary segment. In this image you can see the bronchopulmonary segment. It is approximately pyramidal in shape. 1 MCQ. Yes, इसमें आप देखेंगे कि इसका बेस जो होता है वो हमारे लंग के पेरीफेरी की तरफ होता है, जबकि इसका एपेक्स पोर्शन जो रहता है वो पल्मोनरी हाइलम की तरफ होता है. ओके सर, इस डायग्राम में आप 2 अलग अलग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट देख रहे हैं. इन इच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट यू कैन सी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द वी, देन ए एंड देन यू कैन सी बी. तो यहां पर आपको पल्मोनरी वेन, yes, now we are going to see the structure of one single bronchopulmonary segment. यहां पर आप देख रहे हैं कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट लगभग पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर होता है. यस सर, इट इज पिरामिडल शेपेड, जिसमें एपेक्स ऊपर की तरफ और यस बेटर टू से एपेक्स जो होता है हमारा पल्मोनरी हाइलम की तरफ, और जो बेस पोर्शन है वो लंग के पेरीफेरी की तरफ होता है. एग्री सर. यहां पर आपको 1 और 2 अलग अलग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट नजर आ रहे हैं. विद इन ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट यू कैन सी द ब्रोंक्यूल जो आता है और एल्वेलाई को एयर लाता ले जाता है. ऑल्सो यू कैन सी द आर्टरी फ्रॉम द ब्रोंक्यूल. ओके, ऑल्सो यू कैन सी द वेन फॉर द ब्रोंक्यूल. तो आप यहां पर सीक्वेंस देख रहे हैं फिर से VAB. यस, V for vein, bronchial vein, A for artery, bronchial artery, and B for bronchiole. Every bronchopulmonary segment is having their own VAB. Agree sir. साथ में आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पर सेगमेंटल आर्टेरियोल है. हर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के अंदर खुद का सेगमेंटल आर्टेरियोल है. अब हम ध्यान देते हैं कि राइट और लेफ्ट 2 अलग अलग यहां पर शो हो रहे हैं. इनके बीच में आपको नजर आ रहा है सेगमेंटल वेन्यूल. यस, दिस इज द इंटरसेगमेंटल प्लेन जहां पर सेगमेंटल वेन्यूल होते हैं, जिसको आप पल्मोनरी वेन्यूल भी कह सकते हैं. यस, सर्जरी के टाइम में जब ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को अलग करना होता है तो हम इसी सेगमेंटल वेन्यूल को अपना दोस्त मानते हैं और इसके अलोंग हम डाइसेक्शन करते हुए इस पूरे पोर्शन को कट कर सकते हैं.
यस, तो अब इस नॉलेज का क्या यूज है पल्मोनरी रिसेक्शन में? यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पल्मोनरी रिसेक्शन। पहले के समय में जब लंग कैंसर होता था तो जिस लंग में कैंसर था उसे पूरा कट करना पड़ता था। गेटिंग द पॉइंट? यस, पल्मोनरी रिसेक्शन। फिर एनाटॉमी जैसे जैसे डेवलप हुआ उसने बताया कि लंग में 3 लोब है, तो जिस लोब में कैंसर है उसको निकालो, बाकी को निकालने की जरूरत नहीं है। ओके सर। फिर और जब डेवलपमेंट हुआ तो पता चला कि लंग के जो लोब्स हैं वो सेगमेंट में डिवाइड हैं, तो अगर सिर्फ इस सेगमेंट में कैंसर है तो हम सबको क्यों निकालें? क्यों? क्योंकि इसकी खुद की एनाटॉमी बाजू वाले की एनाटॉमी से इंडिपेंडेंट है, इसकी खुद की फिजियोलॉजी बाजू वाले की फिजियोलॉजी से इंडिपेंडेंट है, तो इसको अगर आप सिर्फ इसको काट करके निकालोगे तो बाजू वाला नॉर्मली वर्क करेगा। सो दिस इज अवर ब्यूटी ऑफ द नॉलेज ऑफ द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। ओके सर, द नॉलेज ऑफ द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट क्लिनिकल, it is very useful for the pulmonary resection and also you can use for the postural drainage। करेक्ट सर। अगर हमको ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का प्रॉपर नॉलेज है तो हम सिर्फ आदमी का पोस्चर चेंज करके इन्फेक्शन को अपने कैरिना के पास ले जा सकते हैं, वहां पर कफ रिसेप्टर से फिर ये खांसी के थ्रू निकल सकता है या ब्रोंकोस्कोप से पकड़ के आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एक और क्लिनिकल हम देखते हैं कि लंग का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड लंग कौन सा पार्ट है, तो हमको पता है कि राइट लंग इज मोर कॉमनली इन्फेक्टेड देन द लेफ्ट। क्यों? क्योंकि राइट ब्रोंकस इज शॉर्टर एंड वाइडर। अब दूसरा सवाल कि इसमें मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन किस लोब में होता है? आंसर है बेसल लोब। अब अगला सवाल कि मोस्ट कॉमन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट विच इज गेटिंग इन्फेक्शन और फॉरेन बॉडी इन इरेक्ट पोस्चर, तो आंसर है आपका सर दिस पोस्टीरियर बेसल। लेकिन जब पेशेंट लेटता है तो ग्रेविटी डिपेंडेंट पार्ट ये एपाइकल बेसल हो जाता है, तो इन सुपाइन पोजीशन आंसर इज एपाइकल बेसल। So now we are going to see the different focus areas for exams from this session. Sir, we have to know the parts of the pleura. हमको प्लूरल रिसेस देखने हैं क्योंकि इससे क्लिनिकल पॉइंट्स रिलेटेड हैं। डिफरेंसेस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लंग बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। लंग इंप्रेशन, यहां से आईएनआईसीटी में फिर से क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। यस, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का नॉलेज लंग कैंसर सर्जरी के लिए, पल्मोनरी रिसेक्शन और पोस्चरल ड्रेनेज के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिवीजन कैप्सूल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो थोरेकोसेंटेसिस पहला क्वेश्चन, इट इज डन इन विच इंटरकॉस्टल स्पेस? डेफिनेटली एट्थ इंटरकॉस्टल स्पेस इज बेस्ट आंसर एट मिड एक्सिलरी लाइन। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो नाइन्थ इंटरकॉस्टल स्पेस को भी आप मार्क कर सकते हैं। और जब भी किसी भी इंटरकॉस्टल स्पेस में करेंगे तो कहां से करेंगे? अपर पार्ट ऑफ इंटरकॉस्टल स्पेस या लोअर पार्ट? आपका आंसर है लोअर पार्ट, क्योंकि लोअर पार्ट में कॉस्टल ग्रूव नहीं है और इस लोअर पार्ट ऑफ इंटरकॉस्टल स्पेस में VAN नहीं है। हाउ मेनी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन द राइट लंग? सर 10 एंड इन द लेफ्ट लंग 10, तो 10/10 आपका बेस्ट आंसर है। मोस्ट कॉमन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट गेटिंग इन्फेक्शन इन द सुपाइन पोजीशन, आदमी जब लेटा है तब एपाइकल बेसल में ग्रेविटी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट एरिया होती है, ग्रेविटी डिपेंडेंट एरिया होता है। कहां? डेफिनेटली राइट लंग, लेफ्ट की तो बात ही नहीं करना। जबकि मोस्ट कॉमन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट गेटिंग इन्फेक्शन इन इरेक्ट पोजीशन, तो यहां पर पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट इन द राइट लंग। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नाउ लुक हियर द क्वेश्चन फ्रॉम INICT 2022, अरेंज लंग हाइलर स्ट्रक्चर फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड। तो हमको पता है कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड जो रिलेशन होता है वो VAB होता है। सबसे आगे में वेन, कौन सा वेन? पल्मोनरी वेन। फिर उसके बाद आर्टरी, कौन सी आर्टरी? सर पल्मोनरी आर्टरी। और फिर उसके बाद अगली चीज है वो है बी से क्या? ब्रोंकस। तो आप याद रख सकते हैं हमारा यस प्राइमरी ब्रोंकस, मतलब 341। तो आप खोज सकते हैं कि 341 किस में है? सर 341 इज गिवन हियर। ओके, और इनके भी पीछे ब्रोंकस को सप्लाई करने के लिए आर्टरी होती है, तो ये 2 सबसे पीछे जाएगा। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर मार्क्ड गिवन इन द फॉलोइंग इमेज। तो ये FMG 2021 का क्वेश्चन है। यू कैन सी दिस इज अवर सी शेपेड कार्टिलेज
और पीछे हमको नजर आ रही है यस ट्रेकियलिस मसल। तो ये कुछ और नहीं है, ट्रेकियलिस मसल है जहां पर बीटा 2 रिसेप्टर पाए जाते हैं और हमारे कई सारे ड्रग्स होते हैं जो इस बीटा 2 रिसेप्टर पर काम करके साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ा करके ब्रोंकोडायलेटेशन में हेल्प करते हैं। सो दीज आर दवर डिफरेंट पॉइंट्स। नाउ एट द लास्ट few motivating lines for all of you with the thank you message. Remember, however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed it by the great scientist of the era Stephen Hawking साहब। तो याद रखिए, ये मैटर नहीं करता कि भगवान ने हमको क्या नहीं दिया है, मैटर ये करता है कि भगवान ने हमको क्या चीजें दी है, उस चीज को सोचते हुए, समझते हुए, सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए हम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। सोचिए, समझिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।